प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बीए फाइनल के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो कि इकाई नंबर 3 हम इसमें पढ़ेंगे। और बीए फाइनल के अंतर्गत जो इकाई नंबर 3 है उसमें हमारे पास रहेंगे पाठ, यानी हमें इसमें 4 पाठों का अध्ययन करना है। पहला है प्रेमचंद और भाषा समस्या, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। दूसरा जो पाठ है वो रहेगा तमाल के झरोकों से, जिसके लेखक जो हैं वो है विद्यानिवास मिश्र। तीसरा जो पाठ रहेगा वो है आधुनिकता नई और पुरानी, लेखक हैं कुबेरनाथ राय। इसके बाद चौथा पाठ जो है वो है परंपरा बोध और समकालीन साहित्य, ये पाठ के लेखक हैं नंद किशोर आचार्य। तो हमें इकाई नंबर 3 के अंतर्गत 4 पाठों का अध्ययन करना है। तो आज हम शुरू करेंगे पहला पाठ, प्रेमचंद और भाषा समस्या। इकाई नंबर 3 के दौरान हम आज पाठ शुरू करने जा रहे हैं पहला, जिसका नाम है प्रेमचंद और भाषा समस्या। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा है इनके जो लेखक हैं वो, और पाठ का नाम है प्रेमचंद और भाषा समस्या। इस पाठ के दौरान जो क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या रहेगा, पेपर में जो आने वाला है मोस्ट, प्रेमचंद और भाषा समस्या शीर्षक निबंध में विवेचित रामविलास शर्मा के विचारों की विवेचना कीजिए। यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा के विचार क्या थे इस पाठ के बारे में। पाठ का नाम था प्रेमचंद और भाषा समस्या। तो इसका जो अथवा में अगर क्वेश्चन बनता है वो बनेगा सारांश, यानी प्रेमचंद और भाषा समस्या के पाठ का सारांश लिखिए या सारांश स्पष्ट कीजिए। अथवा में ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसका उत्तर एक ही होगा। और वो हम देखेंगे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वो प्रगतिशील विचारों के क्या हैं आलोचक। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील विचारों के आलोचक हैं। प्रगतिशील विचारों के आलोचक माने गए हैं। इस निबंध में उन्होंने प्रेमचंद और भाषा समस्या प्रेमचंद और भाषा समस्या संबंधी जो विचार प्रेमचंद के थे उनके बारे में इस पाठ में उन्होंने अपने विचारों को बताया है। यानी कि इसका उत्तर, जैसे सामान्य विवेचन में हम शुरू करेंगे, सामान्य विवेचन, तो इसमें है डॉक्टर रामविलास शर्मा है प्रगतिशील विचारों के आलोचक हैं। और इस निबंध में उन्होंने प्रेमचंद के भाषा संबंधी विचारों के बारे में उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया है कि इस पाठ के दौरान जो प्रेमचंद जी हैं वो भाषा के बारे में क्या सोचते थे, उनकी भाषा के बारे में क्या विचार थे, उन्होंने भाषा और संबंधी क्या उनके विचार थे, क्या विचार उन्होंने प्रकट किए, उसी का विवेचन इस पाठ के दौरान हमें करना है। तो प्रेमचंद जी जो है वो हिंदी और उर्दू के दोनों भाषाओं के हिमायती थे, यानी वो हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा करते थे। और उनका मानना था कि जो राष्ट्रभाषा है वो संपूर्ण देश की एक भाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने इस पाठ में उन्होंने अपने विचार लिखे कि विदेशी भाषाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, उनको तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। यानी वो जो अंग्रेजी भाषा है उसके वो आलोचक थे, अंग्रेजी को वो नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि इस देश में
जो मजदूरों और किसानों की जो भाषा है यानी अपनी राष्ट्र भाषा है, उसी में हमें जो है पूरे सरकार को ये भाषा जो है माननी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इस पाठ के दौरान कौन कौन से वो मुख्य बातें हैं, कौन कौन से जो मुख्य पॉइंट बनेंगे वो उनको देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है भाषा की समस्या। जो पहला पॉइंट है वो है भाषा की समस्या। इसमें क्या है कि प्रेमचंद जी ने भाषा की समस्या को महत्वपूर्ण ढंग से उठाया था। यानी प्रेमचंद जी मानते थे भाषा की जो समस्याएं हैं उनको महत्वपूर्ण ढंग से किस प्रकार उठाया जा सकता है, किस प्रकार विचारों को किया जा सकता है, उन्होंने कहा और उन्होंने इसका संतुलित और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया। यानी प्रेमचंद जी ने संतुलित एवं व्यावहारिक तौर पर भाषा समस्या को उठाया। यानी उनका मानना था कि जो भाषा है वो एक तो संतुलित हो और जो भाषा है वो व्यवहारिक तौर पर काम आने वाली हो। यानी आम बोलचाल की जो भाषा उनको हम कह सकते हैं वो भाषा हो। तो प्रेमचंद जी के मन में जो ये ख्याल है इस भाषा के समस्या का, वो सर्वप्रथम आया था जब उन्होंने उपन्यास लिखा था अपना सेवा सदन जो उपन्यास की रचना उन्होंने की थी। उस समय उन्होंने इस भाषा की समस्या को प्रमुख रूप से उठाया था, प्रमुख रूप से उसकी विवेचना की थी। और क्योंकि प्रेमचंद जी जो है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा करते थे। पहले उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया, तत्पश्चात उसके बाद हिंदी में उन्होंने लिखना आरंभ किया था। तो वे दोनों ही भाषाओं को लिखा करते थे और वे चाहते थे कि इन दोनों भाषाओं में जो मतभेद हैं उन मतभेद को मिटाया जाए। यानी जो मतभेद है उनको मिटाना चाहते थे। प्रेमचंद जी चाहते थे कि जो ये भाषा है, जो राष्ट्रभाषा का प्रश्न है, राष्ट्रभाषा है, वो संपूर्ण देश की एक हो, अधिकतर समूह में वो बोली जाए और कैसी भाषा हो, संतुलित हो और व्यावहारिक तौर पर वो भाषा हो, व्यावहारिक तौर पर वो काम आने वाली हो। और इसका उन्होंने जो प्रमाण दिया, उन्होंने जब सबसे पहले उन्होंने भाषा के प्रश्न को सोचा, जब उन्होंने सेवा सदन नामक उपन्यास की रचना की, उस समय उनके मन में भाषा की समस्या के बारे में विचार आया था और वो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखना चाहते थे और इनके भेदभाव को मिटाना चाहते थे। प्रेमचंद जी के मन में विचार आया कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न, सबसे पहले भाषा की समस्या के बारे में उन्होंने सोचा। इसके बाद प्रश्न उठता है कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न, कि राष्ट्रभाषा कैसी हो, किस प्रकार की हो, कौन सी हो, क्या उसके मायने हो और क्या वो संपूर्ण देश में बोली जाने वाली हो, तो इत्यादि प्रश्न उठने स्वाभाविक थे। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे राष्ट्रभाषा का प्रश्न। इस प्रश्न के दौरान हम लिखेंगे कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न। तो उनके विचार से देश की एक ही राष्ट्रभाषा हो, यानी उनका विचार था राष्ट्रभाषा एक हो। यानी उन्होंने माना कि जो राष्ट्रभाषा है, जो संपूर्ण समूह में बोली जाने वाली हो, संपूर्ण देश में बोली जाने वाली हो, वो भाषा एक होनी चाहिए। और जो राष्ट्रभाषा है वो गिने चुने व्यक्तियों की भाषा नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसी ना हो कि वो कुछ ही लोग उनको बोले, गिने चुने कुछ वर्ग है वो ही उसको बोले। वो चाहते थे कि जो भाषा है वो गिनी चुनी न होकर संपूर्ण देश के समूह में समझ में आने वाली भाषा हो। तो उनका मानना था संपूर्ण समूह में
बोली जाने वाली हो, बोली जाने वाली हो। गिनी चुनी भाषा न हो, गिनी चुनी न हो। यानी उस राष्ट्रभाषा पर किसी एक समूह का या एक व्यक्तित्व का उस पर प्रभुत्व वो है वो जो न हो। तो कि कैसी हो राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा सबसे पहले तो एक होनी चाहिए देश की। उसके बाद प्रेमचंद जी का विचार था कि संपूर्ण समूह में बोली जाने वाली हो, गिनी चुनी भाषा वो नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रभाषा को जो है वो राजनीतिक महत्व प्रदान करने वाली होनी चाहिए। यानी राष्ट्रभाषा ऐसी हो जिसमें संपूर्ण देश का राजकाज शामिल हो, राजनीतिक भाषा सामूहिक रूप से वो हो। और उनका जो विचार था राष्ट्रभाषा के प्रश्न को लेकर, उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा केवल अमीरों और रईसों की भाषा न होकर के मजदूरों और किसानों की भाषा होनी चाहिए। यानी उनका मानना है किसी एक वर्ग की भाषा न हो, रईस है, अमीर है, उनकी ही भाषा न हो। राष्ट्रभाषा जो भी बनाई जाए तो राष्ट्रभाषा कैसी हो? किसानों की, आमजन की भाषा हो, मजदूरों की भाषा हो, जिसमें संतुलित और व्यावहारिक जो है ज्ञान मिल सके, आम लोगों की बोलचाल की भाषा हो, ऐसी हमें राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ये सारे जो विचार हैं वो सेवा सदन उपन्यास लिखते समय आए थे। सेवा सदन उपन्यास जो है लिखते समय उनके मन में ख्याल आए थे। ये बात लगभग 1900 के आसपास की है। उस समय उनके विचार थे जब भारत क्या है कि अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तो उन्होंने भाषा की समस्या को उसी समय उठाया था कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न है कैसी हो वो राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा कैसी हो कि राष्ट्रभाषा जो है संपूर्ण देश की एक भाषा हो और वह भाषा गिने चुने व्यक्तियों को भाषा जो है वो ना हो, वह अमीरों रईसों की भाषा न हो। जो राष्ट्रभाषा है वो संतुलित और व्यावहारिक रूप से काम आने वाली भाषा हो, और जो भाषा हो वो गरीबों की, मजदूरों की और किसानों की जो प्रमुख भाषा हो, राष्ट्रभाषा ऐसी हो। और संपूर्ण देश में बोली जाने वाली, सामूहिक रूप से बोले जाने वाली वो भाषा हो। तो हमने 2 पॉइंट देखे हैं कि भाषा की एक तो समस्या और राष्ट्रभाषा का प्रश्न। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेमचंद जी चाहते थे कि जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, सरल भाषा के पक्षपाती थे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सरल भाषा लिखने के पक्षपाती, सरल भाषा होनी चाहिए। तो उनका मानना था कि जो संपूर्ण राष्ट्र की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, वो सरल और सीधी और सुबोध होनी चाहिए। यानी सरल और सुबोध भाषा हो, सरल सुबोध भाषा हो, जिससे कि भाषा को समझने में आसानी हो, वो प्रत्येक जन के समझ में आए। और जनता में इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तभी तो वो भाषा के माध्यम को सीखेंगे, भाषा को जानेंगे। तो प्रेमचंद जी का मानना था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और भाषा जो है उसकी वो सरल और सुबोध होनी चाहिए, और उनकी व्यावहारिक शब्दावली हो। यानी उस भाषा की जो शब्दावली है वो व्यावहारिक हो, व्यवहार में काम आने वाली हो, और कठिन शब्दों का अभ्यास भी आमजन को होना चाहिए। यानी कठिन शब्दों का अभ्यास हो, यानी कठिन शब्दों का अभ्यास होगा और शिक्षा का प्रचार प्रसार जनता में होगा, तभी क्या होगा? जो भाषा है वो समझ में आएगी और सरल और भाषा सुबोध होनी चाहिए। तो प्रेमचंद जी जो मानते थे कि जो सरल भाषा लिखने के पक्षपाती हुआ करते थे, ये माहिती थे।
प्रेमचंद जी का मानना था कि भाषा है वो सरल होनी चाहिए, आमजन के माध्यम का, वो आमजन का माध्यम बने, ताकि व्यवहारिक शब्दों का उन्हें अध्ययन करने वाला हो या व्यवहारिक शब्द जो है उनको ज्ञात हो। तो ये था सरल भाषा के लिखने के पक्षपाती जो पॉइंट ने। लिपि जो है सरल सुबोध हो, लिपि क्या हो, सरल हो, सुबोध हो, यानी प्रत्येक को इसका ज्ञान हो, सरल भाषा में लिपि होनी चाहिए। उनका मानना था कि देवनागरी लिपि का प्रयोग हो, देवनागरी लिपि का प्रयोग, यानी उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि का प्रयोग करना चाहिए, का समर्थन उन्होंने किया। और लिपि जो है वो सरल और सुबोध होनी चाहिए और राष्ट्रभाषा को लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा हेतु लिपि की आवश्यकता, लिपि की आवश्यकता, यानी एक संपूर्ण देश की जब राष्ट्रभाषा होगी तो उसको लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होगी। और वो लिपि जो है वो कैसी हो, देवनागरी लिपि हो। देवनागरी लिपि का उन्होंने समर्थन किया। जो लिपि है वो सरल और सुबोध होनी चाहिए और लिपि संबंधी ये उनके विचार थे। तो हमने अब तक देखा कि भाषा की समस्या, राष्ट्रभाषा का प्रश्न, सरल भाषा लिखने के पक्षपाती थे, लिपि संबंधी उनके क्या विचार थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हिंदी भाषी जाति के लेखक। जो प्रेमचंद जी थे वो हिंदी भाषी यानी हिंदी भाषा को मानने वाले ज्यादा थे। तो उन्होंने शुरुआत में आरंभ में उर्दू में लिखा, फिर उन्होंने हिंदी में भी लिखा। यानी वैसे तो वो दोनों भाषाओं के समर्थक थे, लेकिन वो चाहते थे कि दोनों भाषाएं क्या हो, एक हो, दोनों भाषाएं एक हो, यानी दोनों का वो समन्वय चाहते थे और हिंदी भाषा का पक्षधर थे। हिंदी भाषा के पक्षधर थे। किस भाषा के पक्षधर थे? हिंदी भाषा के। और ये हम मान सकते हैं कि अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को देखा जाए तो तुलसीदास जी के बाद वो सबसे बड़े हिंदी के हिमायती थे। तो प्रथम स्थान पर तो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी, इन्होंने भी हिंदी भाषा का समर्थन किया। तत्पश्चात जो है प्रेमचंद जी थे। तत्पश्चात प्रेमचंद जी है वो हिंदी भाषा के समर्थक थे, हिमायती थे या साहित्यकार थे। तो हिंदी भाषी जाति के वो लेखक थे। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा। हालांकि वो हिंदी भाषा के ज्यादा पक्षधर थे और इतिहास को अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी के बाद प्रेमचंद जी है वो सबसे बड़े साहित्यकार थे, हिंदी भाषा को मानने वाले। बात जो छठा जो पॉइंट है वो है साहित्यिक शैली के पक्षधर। यानी जो प्रेमचंद जी हैं वो साहित्यिक शैली के पक्षधर थे। यानी उन्होंने कहा कि जो भाषा को लिखने की जो शैली हो या साहित्य को लिखने की शैली हो वो क्या हो, साहित्यिक हो, साहित्यिक हो। उसमें क्या 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 होना जरूरी है, उन्होंने क्या माना? तो हिंदी को उन्होंने कहा, उन्होंने माना हिंदी ज्यादा संस्कृत निष्ठ न हो, संस्कृत निष्ठ न हो। और साथ में उन्होंने कहा जो उर्दू है उसमें भी अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग या शैली जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी साहित्यिक शैली के पक्षधर क्यों थे? क्योंकि जो
प्रेमचंद जी का मानना था कि जो शैली हो, जो भाषा हो, वो सरल सुबोध होनी चाहिए और आम लोगों की, जन की जो भाषा है वो होनी चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है कि जो साहित्यिक जो शैली हो वो क्या हो, सरल सुबोध हो, ज्यादा समझ में आने वाली हो। उसमें हिंदी में न तो उसमें संस्कृत निष्ठ ज्यादा शैली हो, उसके शब्दों का प्रयोग हो, और ना ही उर्दू में अरबी फारसी शब्दों का अधिकतम प्रयोग हो। बिल्कुल सहज, सरल और सुबोध भाषा होनी चाहिए, वैसी ही साहित्यिक शैली होनी चाहिए। और उन्होंने शैली के सिद्धांतों को हटकर व्यावहारिक रूप अपनाने का प्रयोग करने को कहा। यानी उन्होंने कहा कि सिद्धांतों, जो शैली में एक सिद्धांत होते हैं उनसे हटकर, यानी वो नए हो, उनसे हटकर व्यावहारिक शैली अपनाने का उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने कहा क्योंकि इससे क्या है, आम जन के लोगों की वो भाषा बन सके, संपूर्ण जन समूह में, संपूर्ण राष्ट्र में वो बोली जाने वाली हो सके। यानी कि अंग्रेजी भाषा के विरोधी, या इसको हम बोल सकते हैं अंग्रेजी की प्रभुता के विरोधी, अंग्रेजी प्रभुता के विरोधी। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि वो अंग्रेजी भाषा के विरोधी या अंग्रेजी प्रभुता के विरोधी क्यों थे? क्योंकि वो मानते थे कि देश का जो विकास है, संपूर्ण राष्ट्र का जो विकास है, वो खुद की राष्ट्रभाषा में ही संभव है। क्योंकि राष्ट्रभाषा एक देश की खुद की होगी तो क्या होगा कि मजदूरों की भाषा बन सकेगी, किसानों की भाषा बन सकेगी और संपूर्ण समझने वाली होगी। संपूर्ण जो राष्ट्र की भाषा होगी वो समझने वाली होगी, सरल होगी, सुबोध होगी। तो अंग्रेजी भाषा के वो विरोधी थे, प्रबल विरोधी थे। और उनका मानना था कि, उन्होंने कहा कि उन्होंने मानना था कि गुलाम देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो अंग्रेजी भाषा के समर्थक रहे थे। यानी उसके समय में क्या हुआ था कि जितने भी भारत के बुद्धिजीवी जो लोग थे वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। तो इसीलिए उनका जो मानना था कि अंग्रेजी भाषा का प्रभुता है वो समाप्त होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा के वो प्रबल विरोधी थे, समर्थक नहीं थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे भाषा, प्रेमचंद और भाषा संबंधी शीर्षक निबंध में रामविलास शर्मा के विचार की विवेचना। तो सबसे पहले हमने जाना था कि भाषा की समस्या, फिर राष्ट्रभाषा का जो प्रश्न था वो था, उसके बाद साहित्यिक शैली क्या होनी चाहिए और एक भाषा जो है वो सरल सुबोध होनी चाहिए। उसके बाद हिंदी भाषा जाति के वो लेखक थे, कौन थे? प्रेमचंद जी। और साहित्यिक शैली के वो पक्षधर थे, अंग्रेजी भाषा के वो विरोधी भी थे। हमने पहला क्वेश्चन देखा कि प्रेमचंद और भाषा समस्या शीर्षक निबंध में जो रामविलास शर्मा के विचारों की विवेचना हो गई। यानी उसमें लिखना था हमें कि प्रेमचंद जी किन किन भाषाओं के हिमायती थे, कैसी भाषा हो, राष्ट्रभाषा कैसी हो, उसकी शैली कौन सी हो, क्या वो भाषा व्यवहारिक हो, या हमने देखा कि लिपि कौन सी उसमें प्रयुक्त हो। और उसके बाद हमने देखा कि वो अंग्रेजी के पक्षधर समर्थक नहीं थे। अब हमें इसी का दूसरा क्वेश्चन जो बन रहा है वो है रामविलास शर्मा की गद्य शैली की विशेषताएं। यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो ये निबंध है प्रेमचंद और भाषा समस्या, एक क्या है? विचारात्मक निबंध है। इसकी जो गद्य की जो शैली होती है वो शैली कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषताएं हों, वो देख लेते हैं। तो रामविलास शर्मा की गद्य शैली की हमने दो भागों में इसको विभाजित किया है। पहला है भाषागत विशेषताएं, दूसरा है शैलीगत विशेषताएं। पहला है भाषागत विशेषताएं और शैलीगत विशेषताएं। भाषागत में क्या है कि इस निबंध में उनकी भाषा की
प्रमुख प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं रही वो देखें कि उन्होंने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस निबंध में तत्सम शब्दों का प्रयोग विषयाधार के अनुसार किया था। यानी इस निबंध में उन्होंने तत्सम शब्दों का जो प्रयोग किया है वो विषय के आधार पर उन्होंने इसका प्रयोग किया है। दूसरा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस निबंध में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का बहुतायत से भी प्रयोग किया है। तीसरी विशेषता, इन्होंने इस निबंध में, प्रेमचंद और भाषा समस्या निबंध में लोकोक्ति और मुहावरों का भी समय समय पर इसका प्रयोग किया है। जहां उनकी आवश्यकता हुई वहीं पर उनका प्रयोग किया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस निबंध का सबसे बड़ा गुण है संप्रेषणीयता। यानी उनके जो विचार हैं वो दूसरों के विचार से कैसे मेल खाते हैं, क्या उनके विचार थे, उनका संप्रेषण करने का जो ढंग था, जो तरीका था वो कैसा था। यानी संप्रेषणीयता इस निबंध में मौजूद रही। इसके बाद इसकी जो शैली रही वो व्यावहारिक थी, सरल थी, सुबोध थी। भाषा में क्या था, प्रवाह था। भाषा में क्या था, प्रवाह था। भाषा शैली सरल सुबोध थी और व्यावहारिक शैली का प्रयोग किया। तो ये थी भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषताओं को एक बार फिर से देखें। तत्सम शब्दों का प्रयोग विषयाधार पर किया, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, लोकोक्ति, मुहावरों का प्रयोग उन्होंने किया, संप्रेषणीयता उन्होंने अपनाई और व्यावहारिक शैली का उन्होंने प्रयोग किया प्रवाह के आधार पर। तो अब हमें देखना है दूसरा भाग इसका, यानी उसकी शैली की विशेषताएं क्या थी। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की सब प्रमुख जो शैली थी वो थी प्रवाह। उनकी भाषा में, उनके निबंध में क्या था, प्रवाह था। यानी एक गति से वो विचार वो आगे समाहित होते रहे। एक व्यंग्यात्मक शैली थी, यानी समय समय पर जगह जगहों पर व्यंग्य किए गए, व्यंग्यात्मक शैली रही। उद्धरण शैली रही, यानी भाषा को और अधिक सुस्पष्ट करने के लिए उद्धरण शैली उसकी रही। और लघु वाक्यावली का उन्होंने ज्यादातर प्रयोग किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा पहला पाठ, प्रेमचंद और भाषा समस्या, जो कि उनके लेखक थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इस पाठ में 2 क्वेश्चन बने थे। वो पहला था प्रेमचंद और भाषा समस्या शीर्षक निबंध में जो रामविलास शर्मा के हैं, जो विचारों की विवेचना करनी थी कि प्रेमचंद जी हैं वो भाषा और भाषा की समस्या को कैसा उनके विचार थे, कैसा वो मानते थे। दूसरा क्वेश्चन था रामविलास शर्मा की गद्यात्मक शैली जो रही इस निबंध में, उनकी विशेषताएं लिखनी थी, जिनको 2 भागों में बांटा गया, भाषागत विशेषताएं और शैलीगत विशेषताएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो इकाई 3 में जो चैप्टर था प्रेमचंद और भाषा समस्या वो संपूर्ण होता है। और कल हमारा नेक्स्ट जो पाठ रहेगा तमाल के झरोकों से। धन्यवाद।